हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज हम लोग बजट घाटा के बारे में पढ़ेंगे और ये बजट चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। अभी पिछला जो 2 पार्ट हमने पढ़ा है उसमें हमने बजट के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है और इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे बजट के घाटे के बारे में। बजट डेफिसिट होता क्या है। तो बजट के घाटे को पढ़ने से पहले सबसे पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है कि घाटा क्या होता है। घाटा तो जनरली सबको पता होता है घाटा क्या होता है। तो उसी कंसेप्ट को यूज करते हुए क्या करेंगे, बजट के जितने भी घाटे होते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा क्या होता है, प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है, जितने भी प्रकार के घाटे हैं हमारे सिलेबस में, उन सभी क्या करेंगे, उसको बहुत आसानी से कवर करेंगे ताकि इससे जो सवाल आता है वो छूटे ना। इससे कई बार सवाल आ जाते हैं, तो बस इसी को आज क्या करेंगे, कवर करेंगे और बजट का पूरा हमारा जो चैप्टर होगा वो कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि घाटा क्या होता है। घाटा का मतलब होता है दोस्तों, जैसे मैं कहता हूँ कि आपके पास 10 रुपये की कमाई है, इनकम कितने की है, इनकम 10 रुपये की है और आपका खर्चा यानी कि एक्सपेंडिचर कितने का है, 15 रुपये का। कमाई 10 की है, खर्चा कितने का है, 15 का। अब ये इनकम हो गया, ये एक्सपेंडिचर, इनकम कितने की, 10 की, एक्सपेंडिचर यानी खर्च कितने का, 15 का। तो हम घाटा हमारा कितने का हुआ, कमाई 10 की है और खर्चा हमारा 15 का, यानी कि 5 रुपये का हमें क्या हुआ, घाटा हुआ। तो घाटे को निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर माइनस इनकम यानी कि व्यय माइनस क्या करेंगे, आय। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। तो घाटा का फार्मूला क्या होता है, सिंपल, व्यय माइनस आय। कितना हमने खर्च किया, 15 रुपये, कमाया कितना था, 10 रुपये, तो घाटा कितना आया, 5 रुपये का। तो 10 माइनस 15 माइनस 10 करेंगे, कितना आएगा, 5 रुपये। तो जनरली जो घाटा होता है वो एक्सपेंडिचर माइनस इनकम होता है। तो बस इसी जो बेसिक फॉर्मूला है इसी को यूज करते हुए सारे घाटे को आज हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहला जो घाटा है वो हमारा है इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव में, वो है बजट घाटा। अब बजट घाटा क्या होता है, बजट घाटे का मतलब बजट में कुल कितना हमें प्राप्त हुआ माइनस बजट में कुल कितना खर्च हुआ। एज सिंपल एज, ये तो बहुत आसान हो गया कि बजट घाटे का मतलब कि बजट में हमें कुल कितनी प्राप्ति हुई और बजट में हमारा कुल कितना खर्च हुआ। इन दोनों का जब हम डिफरेंस देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे बजट का घाटा कितना है। अब बजट की जो प्राप्तियां होती हैं, अब बजट की प्राप्तियों को पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि बजट की प्राप्तियां क्या क्या हो सकती हैं, या तो राजस्व प्राप्तियां हो सकती हैं या पूंजीगत प्राप्तियां हो सकती हैं। बजट की प्राप्तियां कहाँ से हो सकती हैं, बजट की प्राप्तियां हो सकती हैं, राजस्व प्राप्तियां हो सकती हैं और एक प्राप्तियां जो हमारा था वो पूंजीगत प्राप्तियां हो सकती हैं। प्राप्तियां का मतलब दोस्तों इनकम, राजस्व आय हो सकता है, पूंजीगत आय। बजट में कुल आय कहाँ से आ सकती है, या तो राजस्व आय होगी या तो पूंजीगत आय होगी। और बजट में जो व्यय होगा या तो राजस्व व्यय होगा या तो कौन सा खर्चा होगा, या तो हमारा पूंजीगत खर्चा होगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, बस इसी डिफरेंस को क्या बोलते हैं, इसी डिफरेंस को बोलते हैं बजट डेफिसिट, बजट का घाटा। तो आई होप कि बजट का घाटा क्या होता है ये आपको समझ आ गया होगा। ये हमारे उतना काम का नहीं है लेकिन समझने के लिए इंपॉर्टेंट है कि बजट का घाटा होता क्या है। जो इंपॉर्टेंट होता है वो राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, राजस्व घाटा, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। बजट का घाटा क्या होगा, कुल राजस्व में कितनी प्राप्ति हुई या कुल राजस्व में कितना हमारा इनकम हुआ माइनस कुल कितना हमारा खर्च हुआ। जैसे अगर एक फैमिली है, उस फैमिली की इनकम कितनी है, 100 रुपये है। उस फैमिली की इनकम कितनी है, कोई फैमिली ए है, इस फैमिली की इनकम 100 रुपये की है और उस फैमिली का जो खर्च है, एक्सपेंडिचर यानी कि जो व्यय है वह है 200 रुपये का। अब देखिए ये फैमिली कमाती कितनी है, 100 रुपये की, खर्च कितना होता है, 200 रुपये का। तो अगर हम इसका घाटा निकालेंगे तो घाटा हम कैसे निकालेंगे, एक्सपेंडिचर माइनस इनकम, यानी कि खर्चा कितना हो रहा है इसका, 200 रुपये का, खर्च 200 रुपये कर रहा है और कमा कितना रहा है, 100 रुपये। तो कितने का घाटा होगा, घाटा कितने का होगा, 100 रुपये का, इसको क्या होगा, घाटा होगा। तो ठीक उसी प्रकार से भारत सरकार के संदर्भ में अगर हम देखें, एक देश के संदर्भ में देखें, तो टोटल जितना जितना प्राप्ति करेगा और जितना व्यय करेगा उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा, बजट का घाटा। अब बजट के घाटे के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा राजस्व घाटा। अब हम तो पढ़ चुके हैं प्राप्तियां कहाँ कहाँ से हो सकती हैं, राजस्व की प्राप्तियां हो सकती हैं, पूंजीगत की प्राप्तियां हो सकती हैं। व्यय कहाँ पे किया जा सकता है, राजस्व व्यय हो सकता है और पूंजीगत भी हो सकता है। जब हम राजस्व घाटा निकालेंगे, रेवेन्यू डेफिसिट निकालेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ किसको ध्यान देंगे, तो सिर्फ और सिर्फ हम देखेंगे राजस्व व्यय और राजस्व आय कितनी है। अब राजस्व घाटा निकालने के लिए क्या करेंगे, बस हम राजस्व का हिसाब किताब देखेंगे कि हमारा राजस्व में कितना कमाई हुआ और राजस्व में हमारा कितना खर्चा हुआ, बस इसी चीज़ को देखेंगे। तो हम देखेंगे कि राजस्व व्यय में से राजस्व की जो प्राप्तियां होती हैं, प्राप्तियां का मतलब राजस्व में जो आय हुई, राजस्व का व्यय अगर 100 रुपये का है,
और राजस्व की प्राप्तियाँ कितने की है, 50 रुपये की, तो हमारा घाटा कितने का होगा, 50 रुपये का। अब राजस्व व्यय क्या होता है, राजस्व की प्राप्तियाँ क्या होती हैं, इस चीज़ को हम लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था पिछले वीडियो में। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा, तभी ये समझ आएगा कि राजस्व घाटा क्या होता है। तो राजस्व घाटे का फॉर्मूला क्या होगा, राजस्व व्यय माइनस राजस्व की प्राप्तियाँ। ये तो बहुत आसान है। कुल बजट घाटा क्या होगा, कुल राजस्व में प्राप्ति कितनी हुई, कुल बजट में व्यय कितना हुआ। राजस्व घाटा क्या होगा, राजस्व में व्यय, राजस्व की कुल कमाई कितनी हुई और राजस्व में कुल कितना खर्चा होगा, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही राजस्व का घाटा होगा। अब इसके बाद जो पूंजीगत घाटा होता है उसको हम नहीं निकालते। क्यों पूंजीगत घाटे को नहीं निकालते, पूंजीगत का जो घाटा होता है, पूंजीगत घाटा, अब पूंजीगत घाटे का जो कंसेप्ट है इसको हम पूंजीगत घाटे को नहीं निकालते। क्यों इसको नहीं निकालते, इसको इसलिए नहीं निकालते कि पूंजीगत जो घाटा होता है वो हमेशा खराब नहीं होता, वो हमेशा नुकसानदायक नहीं होता है। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए जैसे पूंजीगत घाटा निकालना है तो हम क्या करेंगे, पूंजीगत व्यय, पूंजीगत में व्यय कितना हुआ माइनस पूंजीगत आय, यही होगा पूंजीगत घाटा। अगर ये नेगेटिव भी आता है, अगर हमारे पास पूंजीगत घाटा भी होता है तो इसमें ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। क्यों, क्योंकि पूंजीगत घाटा हमेशा नुकसानदायक नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं कि मान लेते हैं कि आपके पास पूंजीगत आय है 100 रुपये की और पूंजीगत घाटा आपका कितना है 150 रुपये का। अब पूंजीगत आय क्या होता है, पूंजीगत व्यय क्या होता है, इसको हमने बहुत अच्छे से पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो मैं होप कर रहा हूँ कि पिछला वीडियो देख कर ही आप इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर नहीं देखें तो जरूर देखिएगा पिछला वीडियो, जो बजट का पार्ट 2 है। तो हमने क्या बोला कि पूंजीगत व्यय कितना है, पूंजीगत व्यय है 150 रुपये और पूंजीगत आय कितनी है 100 रुपये। तो घाटा आप कहेंगे कितने का हो गया, 50 रुपये का। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये नुकसानदायक है। राजस्व घाटे में क्या होगा, अगर मैं इसको एक व्यवहारिक एग्जाम्पल से बताऊँ कि आपकी कमाई है 100 रुपये और आप उड़ा रहे हैं 500 रुपये, तो आपका कर्जा कितना हो गया 400 रुपये। राजस्व घाटा जितना ज़्यादा से ज़्यादा कम रहेगा उतना अच्छा होगा। राजस्व घाटा अगर जीरो है तो और अच्छा है। अगर किसी भी सरकार का राजस्व घाटा कम है तो माना जाता है कि सरकार अच्छी है। क्योंकि अगर मैं एक फैमिली के संदर्भ में बात करूं तो फैमिली की कमाई है 100 रुपये और खर्चा है 500 रुपये, तो फैमिली धीरे धीरे क्या होगी, कर्जे में चली जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि वो दिवालिया हो जाएगा। क्योंकि कमाई 100 रुपये की कर रही है, खर्चा 500 रुपये का कर रहा है। लेकिन पूंजीगत के संदर्भ में ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि अगर 100 रुपये की हमारी कमाई है और खर्चा 150 रुपये है तो ये पूंजीगत खर्चा है। पूंजीगत खर्चा अच्छा माना जाता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पूंजीगत खर्चा अगर हो रहा है तो पूंजीगत खर्चा अच्छा माना जाता है। अब जैसे पूंजीगत खर्चे में जैसे हमने क्या किया कि 1 लाख रुपये मान लेते हैं कर्जा लिया, 1 लाख रुपये कर्जा ले लिया और हमारी कमाई कितनी है कि 50,000 रुपये की। तो आप कहेंगे कि 50,000 रुपये हमारे पास लोन हो गया। लेकिन 1 लाख रुपये जो हमने लिया है इसको हमने पूंजीगत व्यय कर दिया है। पूंजीगत व्यय का मतलब हमने सोना हो सकता है खरीद लिया हो, हमने हो सकता है मकान खरीद लिया हो, हमने हो सकता है ज़मीन खरीद लिया हो, ये हमने हो सकता है शिक्षा पे खर्च किया हो। आज जो हम पूंजीगत व्यय कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं हमें कुछ अगले आने वाले समय में लाभ मिलेगा। इसलिए अगर एक बार पूंजी घाटा नेगेटिव है तो उससे घबराने की कोई बात नहीं है। अगर किसी भी सरकार का पूंजीगत घाटा आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि उस सरकार ने निवेश किया है, उस सरकार ने हॉस्पिटल्स बनाए हैं, उस सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया है। तो पूंजीगत घाटा इसलिए हम नहीं निकालते, क्योंकि पूंजीगत घाटा हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होता। तो आई होप कि राजस्व घाटा और पूंजीगत घाटा के बारे में जितनी भी चीज़ें थी वो आपको समझ आ गया होगा। राजस्व घाटा किसी भी सरकार का कम से कम होना चाहिए। डेली का जो खर्चा है वो कम से कम होना चाहिए। अब अगर इस तरह से नहीं समझ आता कि एक फैमिली के संदर्भ में देखिए, 100 रुपये की कमाई हो रही है, 500 रुपये का खर्चा हो रहा है और जो राजस्व का खर्चा होता है वो खतरनाक होता है। जैसे आप 100 रुपये आपके पास आया और 500 रुपये आप क्या किए कि कर्जा लेकर के चले गए, अच्छे होटल में खाना खाने लगे, अच्छे ब्रांड्स के कपड़े पहन रहे हैं। आपकी कमाई तो 100 रुपये है लेकिन खर्चा कर रहे हैं 500 रुपये। तो एक समय ऐसा आएगा कि आपके ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आप दिवालिया हो सकते हैं। इसलिए राजस्व के घाटे को हमें कम से कम करना चाहिए और पूंजीगत घाटा अगर है तो वो माना जाता है कि अच्छा है, क्योंकि हमने पूंजीगत खर्चे किए हैं। तो आई होप कि बजट घाटा क्या होता है, राजस्व घाटा क्या होता है और पूंजीगत घाटा क्या होता है ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि राजकोषीय घाटा क्या होता है। राजकोषीय घाटे का जो कंसेप्ट था, 1985 में आया था। तो ये थोड़ा सा फैक्ट है राजकोषीय घाटे के बारे में कि राजकोषीय घाटे का कंसेप्ट कब आया था। राजकोषीय घाटे का जो कंसेप्ट था वो आया था 1985 में और एक सुखमय चक्रवर्ती कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी ने क्या किया था, रिकमेंड किया था राजकोषीय घाटे के बारे में। अब ये राजकोषीय घाटा होता क्या है एक्चुअल में, इसको समझना इंपॉर्टेंट है
कि राजकोषीय घाटा क्या होता है। डेफिनेशन तो ये है, डेफिनेशन कहती है कि यदि कुल सार्वजनिक व्यय में से उधार व अन्य देयताओं को छोड़ करके, यदि कुल सार्वजनिक व्यय में से उधार व अन्य देयताओं को छोड़ करके, अब देयता क्या होती है हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, लायबिलिटी, कुल सार्वजनिक आय को घटा दिया जाए। अब ये जो लैंग्वेज, बुक की लैंग्वेज होती है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, तो हम क्या करेंगे, एक आसान लैंग्वेज में समझेंगे कि राजकोषीय घाटा एक्चुअल में होता क्या है। राजकोषीय घाटा का मतलब होता है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखिए कि राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट, एफडी का मतलब फिस्कल डेफिसिट, इसका मतलब होता है कि सरकार ने कितना ऋण लिया है, बस इतना ही है। किताब की लैंग्वेज को नहीं समझना है, बस इतना समझना है कि राजकोषीय घाटा क्या होता है। राजकोषीय घाटा, अगर कोई पूछेगा राजकोषीय घाटा क्या होता है, तो सिर्फ और सिर्फ बताना है कि सरकार ने अपने खर्चे को चलाने के लिए, अपने बजट को संतुलित करने के लिए सरकार ने जितना कर्जा लिया है, सरकार ने जितना ऋण लिया है, वही होता है हमारा राजकोषीय घाटा। अब जैसे अगर मैं इसको थोड़ा सा और आपको बताऊं कि इस डेफिनेशन को समझा के, इस डेफिनेशन में क्या है कि सार्वजनिक व्यय में से क्या करना है, उधार व अन्य देयता। उधार व अन्य देयता का मतलब है कि सरकार ने जो कर्जा लिया है उस कर्जे को सरकार छोड़ दे, अगर उस कर्जे को छोड़ दे, उसके बाद सार्वजनिक आय को घटाए, तो हमें पता चलेगा कि कितना कर्जा। अब इस तरह से नहीं समझ आ रहा है तो देखिए, अगर सार्वजनिक आय का मतलब पूंजीगत राजस्व आय और पूंजीगत आय, अगर हमारा सार्वजनिक आय है 10 रुपये, ठीक, अब सार्वजनिक आय कितना है 10 रुपये है, और हमारा सार्वजनिक व्यय कितना है, मान लेते हैं 20 रुपये, तो हमारा घाटा कितना होगा, 10 रुपये का होगा। अब 10 रुपये हमारे पास आया और हमने खर्च किया 20 रुपये, तो 10 रुपये जो एक्स्ट्रा खर्च किया है वो कहाँ से खर्च करेंगे, हम लोन ही लेके खर्च करेंगे या किसी से कर्जा लेके खर्च करेंगे, उधार लेके खर्च करेंगे। तो इनकम कितना आया हमारे पास, सार्वजनिक आय हमारी है 10 रुपये, लेकिन सार्वजनिक व्यय कितना है 20 रुपये का, तो 20 रुपये जो हमने खर्च किया है तो कहीं से लोन लिया होगा तभी तो खर्च करेंगे। अब जब हम घाटा निकालते हैं तो 10 रुपये ये है, 10 रुपये ये, 10 रुपया हमारे पास कर्जा था और 10 रुपये हमारी कमाई थी, तो 20 माइनस 20, तो हमारा आ जाता था जीरो, बजट घाटा, बजट घाटा जीरो आ जाता था। तो इससे क्लियर नहीं हो पाता था कि हमारे पास कर्जा कितना है। लेकिन अब हम क्या करते हैं, हमारे पास हमने खर्च कितना किया 20 रुपये, 20 रुपये माइनस, अब 10 रुपया हमने, हमारे पास 10 रुपये की कमाई थी और 10 रुपये का कर्जा था, तो हम क्या करेंगे, कमाई जो हमारी थी उसको घटाएंगे। अब 20 रुपये में से 10 रुपये हमारी जो कमाई थी उसको घटाया, कितना आया 10 रुपये। अब देखिए 10 रुपये ही हमारा क्या था, 10 रुपये ही तो हमने लोन लिया था। अब ये 10 डाटा सेम हो गया, हो सकता है कन्फ्यूजन हो, मैं दूसरा डाटा लेता हूँ। मान लेते हैं कि कमाई कितनी है 5 रुपये की और खर्चा कितना है हमारा 15 रुपये का। अब अगर हमारी कमाई 5 रुपये की है, खर्चा 15 रुपये का है, तो 5 रुपये से 15 रुपये तो होगा नहीं, क्योंकि 5 रुपये अगर कमा रहे हैं तो 15 रुपये खर्च कैसे कर पाएंगे, 10 रुपया तो हमें कहीं से कहीं उधार लेना पड़ेगा, तो 10 रुपया हमने ले लिया उधार। ठीक, जब हम इसको कैलकुलेट करते थे तो अब हमें पता करना है कि हमारा घाटा कितना होगा, राजकोषीय घाटा। अब राजकोषीय घाटा कितना होगा, इसके लिए क्या करेंगे, हमारी खर्चा कितना है हमारा 15 रुपये, 15 रुपये में से, और हमारी कमाई कितनी थी 5 रुपये, 5 रुपये माइनस करेंगे तो कितना आया 10 रुपये। अब यही 10 रुपये तो हमने लिया था ऋण, तो सरकार जितना ऋण लेती है वही होता है उसका राजकोषीय घाटा। सरकार जितना ऋण लेती है वही उसका क्या होता है, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा कभी भी कोई पूछे तो क्या होता है, राजकोषीय घाटे का सीधा सा मतलब कि सरकार ने अपने खर्चे को चलाने के लिए इतना लिया है ऋण। अब कहाँ से लिया है इससे हमें कोई मतलब नहीं, जितना सरकार ऋण लेती है वही होता है राजकोषीय घाटा। तो आई होप कि ये 3 आपको पॉइंट समझ आ गया होगा कि बजट घाटा क्या होता है, राजस्व घाटा क्या होता है और राजकोषीय घाटा क्या होता है। आगे देखते हैं। अब अगला है हमारा प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है। अभी तक हमने देख लिया कि बजट घाटा क्या होता है, राजस्व घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटा क्या होता है। अब अगला टॉपिक है हमारा, वो है हमारा कि प्रभावी राजस्व घाटा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। अभी हमने क्या देखा था पीछे, अभी हमने देखा था कि राजस्व घाटा क्या होता है। राजस्व घाटा क्या था, राजस्व घाटा था कि राजस्व की जितना खर्चा हो रहा है और राजस्व की जितनी कमाई हो रही है उनका जो डिफरेंस होता था वही प्रभावी राजस्व घाटा होता था। लेकिन ये जो प्रभावी राजस्व घाटा क्या है, ये क्या है, पहले तो ये समझना है कि प्रभावी राजस्व घाटा का जो कंसेप्ट था, ये फिस्कल ईयर, एफआई का मतलब फिस्कल ईयर यानी वित्तीय वर्ष 2011-12, 2011-12 का जो बजट था उसमें इस कंसेप्ट को लाया गया था कि प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है। अब ये कंसेप्ट लाया क्यों गया था, इस बात को समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्व घाटा से पहले काम चलता था, लेकिन अब एक नया कंसेप्ट प्रभावी राजस्व घाटा आया है, तो कुछ नया कंसेप्ट आया है तो कुछ ना कुछ उसके पीछे रीजन होगा। अब रीजन क्या है उसको समझते हैं कि होता ये था कि जो राजस्व घाटा हमारा होता था रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता था,
जितना रेवेन्यू में एक्सपेंडिचर हो रहा है, रेवेन्यू में इनकम जितना हो रहा है। अब इसका जो डिफरेंस होता था वही होता था हमारा रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व का घाटा। अब प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है? इसमें जो सरकार, जैसे केंद्र सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती थी, कुछ अनुदान के रूप में स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देती थी। स्टेट गवर्नमेंट को क्या करती थी, पैसा देती थी। तो हमने पढ़ा था कि अनुदान जो होता है, जो अनुदान सरकार अनुदान होता है, ये अनुदान तो राजस्व में आता है। तो सरकार क्या कर देती थी, मान लीजिए एग्जाम्पल समझिए कि केंद्र सरकार क्या करती थी, अनुदान देती थी राज्य सरकार को। और ये देती थी इसलिए कि राजस्व का जो खर्चा उसके पास है, उस खर्चे को वो क्या करे, आसानी से अपना चला सके। तो लेकिन कभी कभी क्या होता था कि ये जो राज्य सरकारें होती थी, उसको राजस्व व्यय में न करके जो अनुदान उसको मिलता था केंद्र सरकार से, उस केंद्र सरकार के अनुदान को ये राजस्व व्यय के रूप में न खर्चा करके क्या कर देती थी, पूंजीगत के रूप में खर्च कर देती थी। अब पूंजीगत खर्चे के रूप में कर देती थी। जैसे मान लीजिए कि केंद्र सरकार अनुदान दी राज्य सरकार को 100 करोड़ रुपए का कि ये राजस्व खर्चे में है, तो राज्य सरकार क्या की उसको पूंजीगत खर्चे में बदल देती है। कैसे? वो सरकार क्या कर देती है, 100 करोड़ में से 10 करोड़ का हॉस्पिटल बना दी, 10 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर दिया, 20 करोड़ की हॉस्पिटल्स कॉलेज का निर्माण कर दिया, तो वो तो पूंजीगत खर्चा हो गया। अब राजस्व घाटे को निकालने में समस्या आने लगी कि हमने दिया था राजस्व खर्चे के लिए, लेकिन सरकार ने खर्च कर दिया पूंजीगत के रूप में। तो एग्जैक्ट जो हमारा डाटा होता था वो हमें नहीं पता चल जाता था कि हमारा राजस्व घाटा एग्जैक्टली है कितना। इसी को दूर करने के लिए क्या किया गया, प्रभावी राजस्व घाटे का एक कंसेप्ट लाया गया। अब प्रभावी राजस्व घाटे में क्या करेंगे, जो हमारा राजस्व घाटा होगा, जितना भी हमारा राजस्व घाटा होगा उसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान। मतलब जितना केंद्र सरकार ने अनुदान दिया है राज्य सरकार को, अगर 100 करोड़ का अनुदान दिया है, उस 100 करोड़ में से अगर राज्य सरकार 40 करोड़ का क्या कर देती है, पूंजीगत परिसंपत्ति का निर्माण कर देती है, 40 करोड़ से हॉस्पिटल्स बना देती है, 40 करोड़ उसमें से उसी में से स्कूल कॉलेज बना देती है, तो उस पैसे को माइनस कर देंगे। तब हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि हमारा राजस्व घाटा कितना है। उसी को दूर करने के लिए कंसेप्ट लाया गया था प्रभावी राजस्व घाटा। तो प्रभावी राजस्व घाटा क्या होगा, राजस्व के घाटे में से पूंजीगत परिसंपत्ति के लिए सरकार कितना अनुदान देती है उसको माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा प्रभावी राजस्व घाटा कितना है। तो प्रभावी राजस्व घाटा आई होप कि समझ आ गया होगा। अब अगला जो हमारा कंसेप्ट है वो है प्राथमिक घाटा। अब प्राथमिक घाटा क्या होता है? प्राथमिक घाटे का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे जो हमारा राजकोषीय घाटा है, राजकोषीय जो घाटा है, इस राजकोषीय घाटे में, राजकोषीय घाटे का मतलब सरकार ने कितना ऋण लिया है। अभी हमने पीछे पढ़ा कि राजकोषीय घाटे का मतलब होता है सरकार ने कितना ऋण लिया है। अब जो सरकार ऋण ले रही है, तो क्या इस बात की गारंटी है, क्या आपको पता है कि सरकार किस चीज़ की ऋण ले रही है? तो हमें नहीं पता, केवल हम एक डाटा कलेक्ट करते हैं। हो सकता है कि पिछली सरकार अगर कोई थी तो उसने कर्ज लिया हो, क्योंकि सरकारें तो कर्ज लेती रहती हैं। तो सरकार कर्ज लिया हो तो उसका ब्याज चुकता करने के लिए सरकार ने क्या हुआ, अब कर्ज ले रही है, तो राजकोषीय घाटा हमारा बढ़ गया हो। तो प्राथमिक घाटा क्या बताता है? प्राथमिक घाटा बताता है कि राजकोषीय घाटे में से ब्याज के भुगतान के लिए जो पैसा दिया जा रहा है उसको आप माइनस करिए, तब आपको पता चलेगा कि आपकी प्रेजेंट में प्राथमिक घाटा कितना है। अब राजकोषीय घाटे का मतलब कितना सरकार ने ऋण लिया है। अब इस ऋण में जो ऋण सरकार ले रही है, हो सकता है कि जो पिछली सरकार थी उसका ब्याज चुकाने के लिए भी तो ऋण देना पड़ेगा इस प्रेजेंट वाली सरकार को। तो ब्याज का जो भुगतान सरकार कर रही है, उस ब्याज के भुगतान को जो माइनस कर देंगे राजकोषीय घाटे में से, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा प्राथमिक घाटा कितना है, प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब कि अभी हमारा जो प्राइमरी घाटा है वो कितना है। तो प्राथमिक घाटे का फॉर्मूला क्या होगा? प्राथमिक घाटे का फॉर्मूला होगा कि जो राजकोषीय घाटा होता है, उस राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा प्राथमिक घाटा। तो ये बहुत आसान है, उतना कठिन नहीं है। एक दो बार आप देखेंगे तो आपको विजुलाइज होने लगेगा, आपको फील आएगा कि एग्जैक्टली मतलब इसमें होता क्या है, ये एक्चुअल में क्या है, ये आपको समझ आएगा। एक दो बार वीडियो देखेंगे, पहली बार में हो सकता है आपको ना समझ आए, तो एक बार दो बार देखेंगे तो गारंटेड समझ आ जाएगा। तो जितने भी प्रकार के घाटे थे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, उन सारे घाटे को हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब इसमें कभी कभी बजट में ही पूछ देता है कि FRBM क्या होता है। FRBM एक्ट एक आया था। अब FRBM एक्ट का मतलब क्या होता है इसको मैं बता देता हूँ। FRBM का मतलब होता है कि फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। F फॉर फिजिकल, F का मतलब क्या होता है दोस्तों, फिजिकल। R का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और B फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी
एंड बी फॉर बजट, BUDGT बजट, M फॉर होता है मैनेजमेंट। तो इसका क्या मतलब, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट। ये फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट आया था 2003 में। इसका हिंदी होता है राजकोषी उत्तरदायित्व। फिस्कल का मतलब राजकोषी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब उत्तरदायित्व, और बजट का प्रबंधन, बजट मैनेजमेंट। तो FRBM एक्ट, ये कभी कभी पूछ देता है कि FRBM का फुल फॉर्म क्या होता है। जो छोटे एग्जाम्स होते हैं, वो छोटे छोटे एग्जाम्स में जो वनडे टाइप के एग्जाम्स होते हैं, उसमें कभी पूछ देता है कि FRBM का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, 2003 में ये आया था। अब ये आया क्यों था, बस इतना ही जान लेना है, इसमें ज़्यादा डिटेल्ड इसके बारे में नहीं पढ़ना है। तो FRBM एक्ट जो 2003 का आया था, वो आया था कि राजकोषी घाटा जो हमारा होता है, जो राजकोषी घाटा सरकार का राजकोषी घाटा होता है, उस राजकोषी घाटे पर किस तरह से नियंत्रण किया जाए। राजकोषी घाटे का मतलब सरकार ने कितना कर्जा लिया, अब सरकार कोशिश करेगी कि कर्जे को कम किया जाए। तो उसी पे एक एक्ट आया था कि राजकोषी घाटे को किस तरह से कम किया जाए, इसी पे एक अधिनियम आया था, उसी को कहते हैं FRBM एक्ट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। तो बस इसमें इतना ही समझना है कि FRBM एक्ट क्या होता है, बस ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है, वो हमारे किसी काम का नहीं है। अब एक अगला कंसेप्ट होता है कि घाटे की वित्त व्यवस्था क्या होती है। घाटे की वित्त व्यवस्था, या इसी कहीं कहीं मिलेगा हीनार्थ प्रबंधन, कहीं कहीं क्या लिखा मिलेगा, हीनार्थ प्रबंधन। हीनार्थ प्रबंधन कुछ नहीं होता दोस्तों, इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि सरकार का जो घाटा है, उस सरकार अपने घाटे को पूरा करने के लिए कौन सा कदम उठा रही है, सरकार अपने घाटे को कैसे पूरा कर रही है। जैसे सरकार क्या करेगी, RBI को कहेगी कि अतिरिक्त नोट छाप दें, नए नए नोट छाप दें, जिससे क्या करे, सरकार अपने घाटे को पूरा कर सके। तो घाटे को पूरा करने के लिए जो सरकार व्यवस्था करती है, जो घाटे की वित्त व्यवस्था, इसके शब्द से ही पता चल रहा है कि घाटे को पूरा करने के लिए जो पैसे की व्यवस्था की जाती है। अब पैसे की व्यवस्था कहाँ से सरकार कर रही है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि RBI से सरकार कहती है कि नए नोट छाप दीजिए, अब उसी को कहते हैं कि घाटे की वित्त व्यवस्था। इसी को कहीं कहीं मिलेगा हीनार्थ प्रबंधन। तो हीनार्थ प्रबंधन कुछ नहीं होता, सरकार अपने घाटे को पूरा करने के लिए जो कदम उठाती है, उसी को कहते हैं घाटे की वित्त व्यवस्था। घाटे को पूरा करने की वित्त की व्यवस्था करना, वित्त मतलब पैसा, घाटे को पूरा करने के लिए पैसा की व्यवस्था करना, उसी को कहते हैं हीनार्थ प्रबंधन, घाटे की वित्त व्यवस्था, डेफिसिट फाइनेंसिंग। उसके बाद कभी कभी एक अगला इसमें आज पूछ लेता है सवाल कि फाइनेंस कमीशन के बारे में। हालांकि ये पॉलिटी का टॉपिक है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि वित्त आयोग होता क्या है। फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन सबसे पहले तो समझिए कि ये आर्टिकल 280 में है भारत के संविधान में। जो भारत का संविधान है, उस भारत के संविधान में अनुच्छेद 280 में, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है कि भारत का एक वित्त आयोग होगा। यानी कि ये कौन सा संवैधानिक निकाय है, क्या है, एक संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि इसका पूरी तरह से मेंशन किया गया है अंडर आर्टिकल 280। अब इसके बारे में, इसमें होता क्या है वित्त आयोग में, वित्त आयोग का गठन कौन करता है। वित्त आयोग का जो गठन होता है, वित्त आयोग का जो गठन होता है, ये प्रेसिडेंट करते हैं। ये कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। भारत का जो राष्ट्रपति होते हैं, भारत के राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं। और वित्त आयोग के गठन में कितने सदस्य होते हैं, वित्त आयोग के गठन में 5 सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 4 उसके अन्य सदस्य होते हैं। तो ये बहुत बार पूछा गया है कि वित्त आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो किस अनुच्छेद में किया गया है, आर्टिकल 280 में। इसको और हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि इसका फंक्शन क्या होता है, कि किस तरह से काम करता है, इनके क्राइटेरिया क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों को, ये री इलेक्ट होते हैं कि नहीं होते हैं, इसके बारे में हम लोग जो पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना याद रखना है कि वित्त आयोग किस में है, अनुच्छेद 280 में। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्यों, क्योंकि इट इज़ मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 280। और इसमें कितने सदस्य होते हैं, इसमें 5 सदस्य होते हैं, इसमें एक अध्यक्ष होता है और एक 4 अन्य सदस्य होते हैं, मिलकर के कितने, 5। और गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। हर 5 साल पे क्या करते हैं, राष्ट्रपति इनका गठन करते हैं। थोड़ा सा और इसके बारे में देखते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि वित्त आयोग का पहला चेयरमैन कौन था, वित्त आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था। तो वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, वे केसी नियोगी थे। पूछ लेता नहीं, पूछा गया है ये एग्जाम में। तो इस चीज़ को याद रखना है कि पहले चेयरमैन कौन थे वित्त आयोग का। जो फाइनेंस कमीशन होता है, फाइनेंस कमीशन का फर्स्ट चेयरमैन कौन था, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन। तो आंसर क्या होगा, केसी नियोगी। ये कई बार पूछा गया है, आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। उसके बाद ये कौन सा वित्त आयोग इस समय चल रहा है, तो ये चल रहा है 15th फाइनेंस कमीशन। और 15th फाइनेंस कमीशन को लीड कौन कर रहा है,
कौन इसके अध्यक्ष हैं, तो ये हैं एन.के. सिंह। चेयरमैन कौन है इसका, एन.के. सिंह है। और ये 2025 तक चलेगा, 15वां वित्त आयोग। और वित्त आयोग का मोटा मोटी ये समझ लीजिए काम क्या होता है। वित्त आयोग कुछ नहीं करता, ये बताता है कि केंद्र और राज्य के बीच में करों का बंटवारा किस तरह से किया जाए। केंद्र और राज्य के बीच में जो हमारे पास जो टैक्सेस होते हैं, जो टैक्स कलेक्शन सरकार करती है, उन टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया जाए। नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस जो होते हैं उनका किस तरह से क्या होगा, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, उस डिस्ट्रीब्यूशन को बताती है, बताती नहीं है, उसका रिकमेंडेशन करती है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को सिफारिश करती है, राष्ट्रपति को बताती है वित्त आयोग कि केंद्र और राज्य के बीच में करों का बंटवारा किस तरह से किया जाए। करों के बंटवारे के लिए कितना परसेंट स्टेट को मिले, कितना परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को मिले। तो ये इसका काम यही होता है, केंद्र और राज्य के बीच में करों का बंटवारा करना, करों के बंटवारे की सिफारिश करना। तो आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। तो फाइनेंस कमीशन के बारे में क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। फाइनेंस कमीशन के बारे में पहली चीज़ें याद रखनी है कि इट इज़ मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 280। इसमें मेंबर कितने होते हैं, 5 मेंबर, जिसमें एक अध्यक्ष होता है, 4 अन्य सदस्य होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है, तीसरा पॉइंट ये रखना है कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसकी नियुक्ति करते हैं प्रेसिडेंट, हर 5 साल में करते हैं। और इसमें इसका फर्स्ट चेयरमैन कौन था, फर्स्ट चेयरमैन के.सी. नियोगी। इसके बाद इस समय वर्तमान में कौन सा कमीशन चल रहा है, तो 15th, और इसके अध्यक्ष कौन है, एन.के. सिंह है। और इसका काम क्या होता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन का फंक्शन होता है कि रिकमेंड करना। क्या करती है ये, रिकमेंड करती है, रिकमेंड करती है सेंट्रल, केंद्र और राज्य के बीच में करों का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया जाए, केंद्र और राज्य के बीच में करों का बंटवारा किस तरह से किया जाए, इसका ये रिकमेंडेशन करती है। तो बजट के बारे में जितना कुछ था हमने सब कुछ कवर कर लिया है, जितना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट था। तो आई होप कि पिछला 2 वीडियो आपने देखा होगा, और इस वीडियो को देखने के बाद बजट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं हमने उस सब चीज़ों को कवर कर लिया है। अब अगर आप जो भारत सरकार का बजट हर साल आता है उस बजट को पढ़ेंगे, उस बजट को एनालाइज करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि राजकोषीय घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटा अच्छा होता है कि बुरा होता है, राजस्व घाटा कितना है सरकार का, प्राथमिक घाटा है कितना सरकार का। तो वो आपको बजट को समझने में मदद करेगा। और इससे भी कई बार सवाल पूछे गए हैं, तो प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। लास्ट में दोस्तों मैं ये कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, और इस तरह के वीडियो आपको और आगे मिलते रहेंगे। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा किस तरह से लगता है। तो दोस्तों अगले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, आगे जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम टैक्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। टैक्स का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। जीएसटी क्या होता है। तो आगे भी वीडियो इकोनॉमिक्स आएगा। तो दोस्तों देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।